हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है माइकल से, जो कि काफी अच्छा लॉयर होता है और उसके पास एक कार होती है जो कि लिंकन होती है और वो इसी कार में बैठ करके अपना सारा काम करता है। उसके पास एक ड्राइवर भी होता है जिसका नाम अर्ल होता है। यहाँ लिंकन से मिलने के लिए एक बाइकर गैंग आती है क्योंकि लिंकन इनके लिए काफी सारे केसेस लड़ता रहता है और ये उसके रेगुलर कस्टमर होते हैं। इनसे एक नया केस लेने के बाद लिंकन कोर्ट में जाता है, जहाँ पर उसे उसका फ्रेंड मिलता है जिसका नाम होता है वैल। वैल यहाँ पर उससे ये बोलता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो काफी सारे पैसे बना सकता है। असल में वैल के पास एक केस आया होता है जो कि माइकल के लिए होता है। केस बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस होता है जिसमें उसे लाखों का प्रॉफिट होगा। माइकल ये बातें सुन तो लेता है पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो जाता है और दूसरे केस के लिए बात करता है। यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि ड्रग एडिक्ट होती है। यहाँ पर वो लिंकन को ये बताती है कि जिसने उसे ड्रग दिया वो एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है जिसे कि पुलिस को तलाश है। तो लिंकन ये प्लान बनाता है कि वो उस ड्रग डीलर को पकड़वा देगा और ये इन्फॉर्मेशन देने के बदले में उस लड़की की सज़ा माफ़ कर दी जाएगी और उसे रिहैब में भेज दिया जाएगा। ये डील बिल्कुल सेट होती है और इसी से हमें समझ में आता है कि लिंकन कितना ज़्यादा स्मार्ट है। इसके बाद वो जाता है लुइस से मिलने के लिए। लुइस वही हाई प्रोफाइल केस है जिसके लिए उसे बोला गया था। लुइस की माँ का नाम होता है मैरी और उनका एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस होता है। इस वक्त लुइस जेल में होता है, जहाँ पर लुइस बार बार यही बोल रहा होता है कि वो पूरी तरह से इनोसेंट है। अब इससे मिलने के बाद यहाँ पर माइकल जाता है कोर्ट में, जहाँ पर उसके अगेंस्ट में एक मैगी नाम की एक लॉयर होती है और केस ये होता है कि लुइस के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उसने किसी प्रोस्टिट्यूट को बहुत बुरी तरह से मारा है और रेप करने की कोशिश करी है। और अब क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट विक्टिम है तो उसको लॉयर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है और यही केस मैगी लड़ रही होती है। मैगी असल में माइकल की एक्स वाइफ होती है और अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। उन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसे वो दोनों साथ में मिल करके बड़ा कर रहे होते हैं। पर पहले हियरिंग में यहाँ पर माइकल, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो इजीली लुइस को बेल दिलवा देता है। और इसके बाद जब वो कोर्ट के बाहर निकलता है तो उससे मिलने के लिए सिसिल आता है। सिसिल लुइस फैमिली का फैमिली लॉयर होता है जिसने आज तक माइकल का नाम भी नहीं सुना था क्योंकि वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं होता है। वो लोग यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि तब माइकल ये बोलता है कि वो उसके ऑफिस में आएगा और वहीं पर वो लुइस को और उसकी माँ को भी बुला ले ताकि वो लोग केस के बारे में बात कर पाए। पर उनकी ये सारी बातें दूर खड़ा कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा होता है और सिसिल ये बोलता है कि मैरी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी फैमिली से रिलेटेड कोई भी बात मीडिया में आए। तो इसके लिए माइकल उसी कैमरामैन को अपने पास में बुलाता है और उसे $1000 दे करके उसके टेप को खरीद लेता है। ये देख करके सिसिल उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और अब यहाँ पर माइकल अपनी फ़ीस बताता है। उसकी फ़ीस होती है $1,00,000 प्लस $550 पर आवर। फीस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मैरी बहुत ही रिच होती है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वो इस फीस के लिए मान जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में जब माइकल यहाँ पर अपनी कार से आगे जाता है तब उसे वही कैमरामैन दोबारा से मिलता है जो कि उसे उसके $1000 वापस करता है, जिसके बदले में माइकल उसे $200 देता है और उसकी टेप भी वापस कर देता है। तो असल में ये सारा माइकल का सेटअप था ताकि वो सिसिल के सामने अपनी इमेज को अच्छा कर सके और अपने आप को स्मार्ट दिखा सके, जो कि वो एक्चुअली में है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर सिसिल के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर माइकल आता है अपने फ्रेंड फ्रैंक के साथ, जो कि उसका इन्वेस्टिगेटर होता है और उसकी फीस भी अलग से दी जाएगी। यहाँ पर लुइस भी होता है जिसके पैर में एक एंकलेट लगा होता है जो कि पुलिस ने इसलिए लगाया है ताकि वो कहीं भी बाहर ना निकल पाए। यहाँ पर मैरी माइकल को चेक देती है तो माइकल ये कहता है कि उसका क्लाइंट उसका बेटा है, मैरी नहीं, इसलिए चेक उसका क्लाइंट ही देगा। और इसके बाद वो मैरी को वहाँ से बाहर भेज देता है क्योंकि अब यहाँ पर वो अपने क्लाइंट से अकेले में बात करना चाहता है ताकि वो सारी बातें समझ सके। मैरी के जाने के बाद वो बोलता है कि एक्चुअली में उस रात में क्या हुआ था। और अब यहाँ पर लुइस बताता है कि उस रात वो एक बार में गया था जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। पहले वो किसी और आदमी के साथ में थी, बाद में वो उसके पास में भी आती है और उसे अपना एड्रेस और नाम बताती है। रात में लुइस उसके घर के सामने चला जाता है जहाँ पर एक और आदमी अंदर गया था जिसके पास एक कार थी जो कि मस्टैंग थी। तो वो वेट करता है और जब मिस्टर मस्टैंग बाहर निकल जाता है पर जैसे ही वो उस लड़की के फ्लैट में जाता है उसे पीछे से कुछ बहुत जोरदार पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है
और जब उसे होश आता है तब वो ये देखता है कि उसके आसपास में पुलिस है और उस लड़की के चेहरे पे काफी सारी चोटें हैं जो कि सारी लेफ्ट साइड में है। और वो उसे यहाँ पर ये बोल रही होती है किसी आदमी ने उसे इतना गंदा टॉर्चर किया है और वो उसका रेप ट्राई कर रहा था। और इसी के बाद लुइस को पकड़ लिया जाता है और उस प्रोस्टिट्यूट को इतना गंदा टॉर्चर करने की वजह से कोर्ट बिल्कुल भी लुइस को इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद फ्रैंक के पास एक कॉपी होती है जो कि पुलिस की कॉपी होती है। फ्रैंक के काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स भी निकलवा सकता है। यहाँ पर एक चाकू की भी फोटो होती है जो कि वहीं पर मिला होता है। लुइस कहता है कि ये चाकू उसका नहीं है, तो माइकल को ये लगता है कि ये चाकू मिस्टर मस्टैंग का होगा। और अब माइकल यहाँ पर ऐसा सोचता है कि क्योंकि लुइस बहुत ज़्यादा अमीर है इसीलिए उस प्रोस्टिट्यूट ने और मिस्टर मस्टैंग ने मिल करके ये प्लान किया होगा ताकि वो लुइस को इसमें फंसा करके अच्छे खासे पैसे ले सके। बार बार यहाँ पर लुइस अभी भी यही बोल रहा था कि वो बहुत इनोसेंट है। इसके बाद यहाँ पर फ्रैंक दूसरी रिपोर्ट पढ़ता है। ये रिपोर्ट होती है उसी प्रोस्टिट्यूट की जिसका नाम होता है रेजी कैंपो। यहाँ पर रेजी कैंपो की तरफ से पूरी स्टोरी क्या थी ये बताई जाती है। अब रेजी कैंपो की तरफ से मिस्टर मस्टैंग के जाने के बाद उसके दरवाजे पे एक नॉक होती है। उसे लगता है कि शायद वो वही है और कुछ सामान भूल गया होगा। तो जब वो थोड़ा सा दरवाजा खोलती है कि तभी वो सामने वाला आदमी जबरदस्ती दरवाजा तोड़ करके अंदर आ जाता है और इसके बाद वो रेजी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। यहाँ पर रेजी को जैसे तैसे एक बोतल हाथ में मिलती है तो वो उसके सिर पे मार देती है और वो आदमी वहीं पर बेहोश जाता है। और इसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है और लुइस को पकड़ लिया जाता है। अब लुइस यहाँ पर ये बोलता है कि ये पूरा झूठ है और ये पूरा सेटअप उसके लिए किया गया है ताकि उससे पैसे निकाले जा सके। अब इतना सुनने के बाद ये लोग वहाँ से निकल आते हैं और नेक्स्ट सीन में फ्रैंक जाता है दोबारा से माइकल के पास जहाँ पर उसके पास उसी बार की टेप होती है। वो लोग इस टेप को चलाते हैं जिसमें स्टोरी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे लुइस ने बताई थी। मिस्टर मस्टैंग से मिलने के बाद रेजी उसके पास आती है और वो नैपकिन देती है जिस पर एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा होता है। पर प्रेजेंट टाइम में नैपकिन उसके पास नहीं होती है क्योंकि लुइस ने इस नैपकिन को फाड़ दिया होता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर मस्टैंग लेफ्ट हैंडेड है, तो ऐसा हो सकता है कि मिस्टर मस्टैंग ने ही रेजी को मारा हो और इसीलिए उसके सिर्फ लेफ्ट साइड में चोट लगी है। अब ये फोटोज ले जा करके माइकल उस लॉयर को दिखाता है जो कि इस वक्त रेजी का केस लड़ने वाला है क्योंकि मैगी उस केस से हटा दी गई होती है और अब दूसरा लॉयर आ जाता है। पर ये दूसरा लॉयर ये वीडियो देखने के बाद भी कैसे भी बाहर के सेटलमेंट के लिए नहीं मानता है और अब ये देखकर माइकल को अजीब लगता है। तो इसके बाद वो एक बार फिर से रिपोर्ट्स को सही से चेक करता है और अब उसे ये समझ में आता है कि असल में चाकू की फोटोज बदल दी गई थी और रियल चाकू की फोटो पे काफ़ी सारा ब्लड होता है और वो जो रियल चाकू होता है वो होता है लुइस का जिसके ऊपर उसके इनिशियल्स भी लिखे होते हैं। तो क्राइम सीन पर लुइस का चाकू मिला है जिसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स है और ब्लड भी है। ये बात जाकर के गुस्से में माइकल लुइस को बोलता है क्योंकि लुइस ने उसके साथ चीटिंग करी है और उसे सब कुछ सही सही नहीं बताया। यहाँ पर अब लुइस ये बोलता है कि ज़रूर उसने फिंगरप्रिंट बाद में लगा दिए होंगे और मेरी पॉकेट से चाकू निकाल लिया होगा। अब ये चाकू रखने के पीछे लुइस उसे ये रीज़न बताता है कि सालों पहले जब वो और उसकी माँ ऐसे रियल एस्टेट बिजनेस के लिए एक आदमी को ज़मीन दिखाने के लिए गए होते हैं कि तभी उसकी माँ उसे अकेले ज़मीन दिखाने के लिए जब जाती है तो उसकी माँ के साथ रेप हो जाता है और इसी के बाद से लुइस अपने पास में अपनी सिक्योरिटी के लिए चाकू रखने लगता है। अब ये सुनने के बाद माइकल कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला आता है। अब ऐसे ही वो बैठ करके उसी विक्टिम की फोटोज देख रहा होता है कि तभी वो ये नोटिस करता है कि कुछ कुछ ऐसा ही केस उसने सालों पहले सॉल्व किया था। अब वो उसी पुराने केस को उठाता है जहाँ पर उसे ये समझ में आता है कि उस प्रोस्टिट्यूट के भी लेफ्ट साइड में ही चोट लगी थी पर उसकी डेथ हो गई थी, मतलब किसी ने उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसका मर्डर हो गया। इस केस में उसका क्लाइंट होता है जीजस जो कि बार बार ये बोल रहा होता है कि वो इनोसेंट है, लेकिन माइकल को ऐसा लगता है कि वो इनोसेंट नहीं है क्योंकि आज तक माइकल ने किसी भी इनोसेंट इंसान के लिए केस लड़ा ही नहीं होता है। इसीलिए उसे विश्वास ही नहीं था कि माइकल भी इनोसेंट हो सकता है। उसे लगता है कि माइकल ने यही सब किया होगा और इसीलिए वो केस हार चुका होता है और अब उसे 15 साल की जेल होती है। अब माइकल को यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि अगर दोनों केसेस एक जैसे हैं तो दोनों का क्रिमिनल भी एक ही होगा और क्योंकि जीजस तो जेल में है तो क्रिमिनल कोई और है और जीजस सच में इनोसेंट था। ये समझ में आते ही वो तुरंत ही जाता है जीजस से जेल में मिलने के लिए, जहाँ पर जीजस एक बार फिर से उसे पूरी स्टोरी दोबारा से सुनाता है कि उस रात में उसके साथ क्या हुआ था।
उस रात में वो भी एक बार में जाता है। उसे भी एक प्रोस्टिट्यूट मिलती है जो कि पहले किसी और लड़के के साथ में थी। बाद में वो उसी प्रोस्टिट्यूट के घर पे जाता है और अपना काम खत्म होने के बाद वहां से निकल आता है। उसके जाने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ वक्त बाद ही उस प्रोस्टिट्यूट की डेथ हो गई और सारा इल्जाम जीसस के ऊपर डाल दिया गया, जबकि जीसस बार बार यही बोलता रहा कि वहां पर एक और लड़का भी था जो कि उसके बाद में आया था। लेकिन ये बात को किसी ने भी नहीं माना, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था रूम में जिससे कि ये पता चल सके कि वहां पर जीसस के अलावा कोई और भी था। अब माइकल यहाँ पर जीसस को बहुत सारी फोटोज दिखाता है, जिसमें एक फोटो होती है लुइस की, और लुइस की फोटो को देखते ही यहाँ पर जीसस को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से निकल जाता है। माइकल समझ जाता है कि दोनों ही क्राइम में क्रिमिनल लुइस है, और इससे पहले वाली प्रोस्टिट्यूट को लुइस नहीं मारा था जहाँ पर जीसस को फंसा दिया गया था, और इस वाले में लुइस ही क्रिमिनल है। लेकिन सब कुछ पता चलने के बाद भी माइकल कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि लुइस उसका क्लाइंट है और वो अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट में नहीं बोल सकता, या फिर वो ये बातें किसी को बता भी नहीं सकता। अब ये सारी बातें वो फ्रैंक को बता देता है, क्योंकि वो भी उसके साथ में उसी केस पर काम कर रहा होता है। माइकल ये भी बोलता है कि यही रीजन था कि लुइस ने उसे चूज किया, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि इसके पहले वाला ऐसा केस भी माइकल ने हैंडल किया है, तो उसे इस केस का अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब यहाँ पर माइकल ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहाँ पर उसका एक क्लाइंट जो कि इनोसेंट है वो जेल में, और उसका दूसरा क्लाइंट जो कि उसके फर्स्ट क्लाइंट की जगह पे क्रिमिनल होना चाहिए था वो भी उसका क्लाइंट है और वो बाहर है। अब ये सारी बातें करने के बाद जब माइकल अपने घर आता है तो देखता है कि वहाँ पे लुइस पहले से ही बैठा होता है। लुइस को पता चल गया था कि माइकल जेल में मिलने गया था जीसस से, और अब लुइस यहाँ पर सामने से बोलता है कि उसी ने मारा था उस प्रोस्टिट्यूट को। पर इसके बाद भी माइकल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा और ऐसा करने पर उसका लाइसेंस चला जाएगा। साथ में यहाँ पर लुइस उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देता है, और इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे माइकल को पता चलता है कि फ्रैंक का मर्डर हो गया है। जब वो वहां पर जाता है तब उसे ये पता चलता है कि जिस गन से उसे मारा गया है वो गन तो बिल्कुल वैसी है जैसी कि माइकल के पास भी है। वो तुरंत ही अपने घर जाता है और अपनी गन को चेक करता है तो गन वहां से गायब होती है। वो समझ जाता है कि पिछली रात में यहाँ पर लुइस आया था तो उसी ने जरूर उसकी गन को ले लिया होगा और उसी ने फ्रैंक को मारा है। फ्रैंक माइकल का बहुत अच्छा दोस्त होता है, तो ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाता है वैल के पास। वैल एक बहुत अच्छा टेक्नीशियन भी होता है, तो वैल को गुस्से में ये बोलता है कि उसी ने लुइस के एंकलेट को निकाला होगा ताकि वो फ्रैंक को मार पाए। यहाँ पर वैल इस बात से मना करता है, पर अब माइकल को बहुत गुस्सा आता है तो वहां से भी चला आता है। इसके बाद वो वापस से अपने घर पे पहुंचता है, तब उसे एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है। ये कॉल रिकॉर्डिंग होती है फ्रैंक की, जो कि मरने से उसने थोड़ी पहले करी होती है। यहाँ पर वो माइकल को ये बोलता है कि वो फर्स्ट प्रोस्टिट्यूट के मर्डर वाले केस के जो पास में पार्किंग एरिया होता है वहां पर वो चेकिंग कर रहा था, और वहां पर लुइस की पार्किंग टिकट जरूर होगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि उस रात में जब मर्डर हुआ तब लुइस वहीं पर अपनी कार पार्क करके गया था और इसके बाद उसे इजीली फंसाया जा सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद ही माइकल अपने अगले ट्रायल के लिए जाता है, जहां पर अब मिस्टर मस्टैंग को पकड़ के ले आया गया था। मिस्टर मस्टैंग यहाँ पर बोलते हैं कि उन्होंने आज तक किसी भी लड़की को हर्ट नहीं किया है, पर इसके बाद भी यहाँ पर माइकल जो कि लुइस को डिफेंस कर रहा है उसे ना चाहते हुए भी यहाँ पर डिफेंस का ही काम करते रहना पड़ता है, और वो मिस्टर मस्टैंग को उसी की बातों में फंसा देता है। सेम यही चीज वो रेगी के साथ में भी करता है, जहाँ पर रेगी अपनी ही बोली हुई बातों में फंस जाती है। इसके बाद वो लुइस की माँ को बुलाता है और चाकू क्यों रखा है इसका रीजन उसकी माँ के साथ हुए गलत काम को बता देता है, जिससे कि कोर्ट कन्विंस हो जाती है। इसके बाद ही यहाँ पर ये ट्रायल खत्म हो जाता है, और जब यहाँ पर माइकल घर जाता है तब उसके घर की तलाशी ली जा रही होती है। ये जो तलाशी ले रहा होता है ये फ्रैंक का मर्डर केस सॉल्व करने वाला एक डिटेक्टिव होता है, जो कि माइकल को जरा भी पसंद नहीं करता है। यहाँ पर माइकल की गन के केस में से उसका गन गायब होता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव को उसके ऊपर शक होता है, पर माइकल जो कि काफी अच्छा क्रिमिनल लॉयर है तो वो इजीली इससे बच जाता है। इसके बाद वो जेल में जाता है और उसी लड़की से मिलता है जिसका केस वो मूवी की स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहा था। वो उसे यहाँ पर एक डील ऑफर करता है और कहता है कि वो उस आदमी से जाकर के बात करे जो कि लुइस का सेलमेट था जिस टाइम पर लुइस जेल में था, और ऐसा करने पर वो इन दोनों को जेल से बाहर निकलवा देगा। और इसी के साथ उसकी डील सेट हो जाती है, और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अगला ट्रायल स्टार्ट होता है।
अब ट्रायल में बुलाया जाता है उसी क्रिमिनल को, जो कि यहाँ पर आते ही ये बोल देता है कि लुइस से उसकी अच्छी बातचीत होने लगी थी और लुइस ने उसे ये बताया था कि उसने इस लड़की के साथ वैसा किया जैसे वो डिजर्व करती है। साथ में उसने पहले भी ऐसा ही कर दिया था, जहाँ पर उस लड़की के हाथ में एक स्नेक का टैटू बना था और उसने उसे टॉर्चर करते करते मार दिया था। ये सारी बातें जब यहाँ पर कॉप सुनते हैं तब उन्हें समझ में आ जाता है कि कौन से केस की बात चल रही है। वो समझ जाते हैं कि पहले प्रोस्टिट्यूट वाले मर्डर केस में लुइस ही क्रिमिनल था। पर इसके बाद यहाँ पर माइकल खड़ा होता है और उस कैदी को भी उसकी ही बातों में फंसा देता है। साथ में वो उसके पुराने रिकॉर्ड भी दिखाता है, जिससे कि ये साबित होता है कि पहले भी वो कैदी झूठी गवाही दे चुका है और इसी के साथ उसकी गवाही को बंद कर दिया जाता है और माना नहीं जाता है और लुइस इस केस से इजीली फ्री हो जाता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है तुरंत ही उसे पुलिस आकर के अरेस्ट कर लेती है पहले वाले मर्डर केस के लिए। और अब हमें यहाँ पर माइकल का पूरा प्लान समझ में आता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे टॉर्चर करने के लिए जेल भेजा गया तो सिर्फ 10-15 सालों की सजा होगी, पर अगर उसे मर्डर केस के लिए जेल भेजा गया तो उसे फांसी दे दी जाएगी। और फ्रैंक के मर्डर की वजह से माइकल ये चाहता था कि लुइस को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सज़ा मिल सकती है उतनी मिले। अब यहाँ पर घर जाते वक्त लुइस अर्ल से अपने लिए कुछ लाने के लिए बोलता है। इसके बाद वो जब घर जाता है तब उसे ये पता चलता है कि लुइस को छोड़ दिया गया है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं होता है। ये सुनते ही माइकल तुरंत ही अपनी एक्स वाइफ के घर की तरफ को भागता है और एक गन भी ले लेता है। ये गन उसने वही अर्ल से मंगाई होती है और इसके बाद वो अपनी वाइफ के घर के सामने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आता है लुइस, जो कि उससे ये बोलता है कि वो हर वक्त यहाँ पर नहीं बैठ सकता। और उसके ऐसा बोलते ही पीछे से कुछ बाइकर गैंग आती है और वो आ करके लुइस को बहुत ही गंदा पीटती है। ये काम वो गैंग करती है माइकल के कहने पर, क्योंकि माइकल उनका लॉयर होता है। इसके बाद माइकल वहां से निकल करके अपने घर जाता है, जहां पर वो देखता है कि लुइस की माँ मैरी वहीं पर बैठी होती है। माइकल उसे अपने घर जाने के लिए बोलता है तो मैरी उस पर शूट कर देती है और ये बोलती है कि फ्रैंक को लुइस ने नहीं मारा था, बल्कि फ्रैंक को मैरी ने मारा था। और उसी ने माइकल के घर से उसकी गन भी निकलवा ली थी, क्योंकि फ्रैंक ने लुइस के बारे में सच पता लगा लिया था कि लुइस ही क्रिमिनल है। और मैरी अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा पॉजेसिव होती है। अब यहाँ पर माइकल भी अपने डिफेंस के लिए मैरी को शूट कर देता है, जहाँ पर मैरी की वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि माइकल आराम से हॉस्पिटल से निकल रहा होता है, क्योंकि उसने जो किया था वो सेल्फ डिफेंस में किया था। और इसके बाद वो दोबारा से अपनी लिंकन कार में बैठ जाता है। रास्ते में अर्ल उसे बताता है कि लुइस को दोबारा से पकड़ लिया गया है और पार्किंग टिकट वाले एविडेंस की वजह से अब उसे पक्का मौत की सजा होगी। इसके अलावा जीजस को जेल से छोड़ दिया गया है और अब फाइनली माइकल खुश होता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी इनोसेंट को बचा लिया है। पर यहाँ पर रास्ते में उसे दोबारा से बाइकर गैंग मिलती है, जो कि उससे ये कहती है कि उसे अपनी फीस एक केस के लिए हाफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प की। तो माइकल ये बोलता है कि वो एक केस फ्री में लड़ेगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।